ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंचा। राज्य सरकार ने आज 18 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए और डीजे और साउंड सिस्टम वालों ने गणेश उत्सव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन कल दिवंगत राजनेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सदन में मुख्यमंत्री, मंत्रियों सहित सभी विधायकों के आसन के सामने ग्लास का पार्टीशन लगाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं उसका पूरी तरह पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। सत्र अवधि में सदन और परिसर को हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सुबह 11 से 12 बजे तक दूरदर्शन पर किया जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि मानसून सत्र में चर्चा के लिए 4 दिनों का समय बहुत कम है, लेकिन विपक्ष जनहित के मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में उठाएगा। श्री कौशिक ने कहा कि किसानों, अवैध रेत उत्खनन, शराब तस्करी और बढ़ते अपराध के मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में जो वातावरण है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। कोंडागांव जिले में आज 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में आज 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की खबर है। इनमें से सर्वाधिक मरीज कृष्णनगर से हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने आपात बैठक कर निर्णय लिया है कि अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। कलेक्टर भीम सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए कोरोना जांच जरूर करवाएं। उधर बस्तर जिले में आज 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसमें सर्वाधिक 13 मरीज करनपुर क्षेत्र से हैं। इधर दुर्ग जिले में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में आज 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं महासमुंद जिले में आज कोरोना संक्रमण से पीड़ित 17 नए मरीजों की पहचान की गई है। कोरबा जिले में आज 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें कलेक्टर कार्यालय के राजस्व शाखा में कार्यरत 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। इस बीच कलेक्टर किरण कौशल ने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं होटल रेस्टोरेंट के संचालन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि होटल रेस्टोरेंट से ऑनलाइन डिलीवरी के लिए रात 10 बजे तक की छूट दी गई है। वहीं धमतरी में आज 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 जिला अस्पताल से हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीके तुर्रे ने बताया कि वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद वार्ड सहित अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया गया। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से लेकर 31 अगस्त तक नगर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाएगा। इस दौरान व्यवसाय और अन्य गतिविधियों के लिए समय अवधि निर्धारित कर दी गई है। इसी तरह कोरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नियम शर्तों के तहत जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा देने की मंजूरी दे दी है। सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ये सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार विभिन्न जिलों से 704 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या
21,000 के आसपास पहुंच गई है। वर्तमान में 7,790 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं करीब 13 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि कोरोना से अब तक 197 लोगों की मौत हो चुकी है। धमतरी जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव के निराकरण के लिए समिति गठित की गई है। गठित समिति शासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करते हुए उनके परिजनों और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंत्येष्टि की कार्रवाई करेगी। समिति में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नायब तहसीलदार और सभी कार्यपालक दंडाधिकारियों को शामिल किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मीडिया कार्यक्रम निर्माण से संबंधित निर्देशक सिद्धांत और मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन फिल्मों की शूटिंग, टेलीविजन कार्यक्रमों, वेब सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक तथा फिल्म संचार माध्यमों में विषय वस्तु तैयार करने सहित सभी मीडिया कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य है। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल जारी किया गया, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को 3 कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को जीएसटी से दूर रखना संभव होगा। आधार प्रमाणन के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण का त्वरित अनुमोदन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों की गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटे करने के लिए संरक्षा संबंधी अधोसंरचना पर कार्य किया जा रहा है। इस काम को अगले वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा भिलाई चरौदा में 50 मेगावाट का नया सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इसकी स्थापना भी अगले वर्ष अप्रैल महीने तक हो जाएगी। ये जानकारी रायपुर मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने आज एक वर्चुअल प्रेसवार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान विषम परिस्थितियों में भी रायपुर रेल मंडल ने आय के नए स्रोत बढ़ाने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के क्षेत्र में सतत कार्य किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 13 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री इस बार समावेशी विकास आपकी आस विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771 243 0501, 243 0502, 243 0503 पर 25, 26 और 27 अगस्त को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ सहित आकाशवाणी के सभी केंद्रों FM और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने रेडियो पर ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कल शाम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित हमर ग्राम सभा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हर ग्राम पंचायत को विकास की प्राथमिकता तय करना चाहिए। गांव के वर्तमान संसाधनों और वहां मौजूद सुविधाओं का आकलन कर आगे के विकास की रूपरेखा बनानी चाहिए। पंचायत मंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायत
पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही अलग अलग विभागों की योजनाओं, जिला खनिज न्यास निधि और गौण खनिजों के राजस्व से भी पंचायतों को आर्थिक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। श्री सिंहदेव ने कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्रों और अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बारिश से कई जगहों पर फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एंड नेवल अकादमी परीक्षा आगामी 6 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इसके लिए राजधानी रायपुर में भी विभिन्न परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। कृषि महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा AIEEA का आयोजन आगामी 7 और 8 सितंबर को किया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र देश के किसी भी कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मंजूरी दी गई है। युवाओं की ओर से इस तरह की पहल की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। यह भर्ती एजेंसी किस तरह काम करेगी, इसका फायदा युवाओं को किस तरह से मिलेगा, इन सारे पहलुओं पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद शशांक शर्मा से। इस वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1.5 दर्जन से अधिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले को रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांकेर के एएसपी कीर्तिन राठौर को कोरबा का एएसपी बनाया गया है, जबकि बिलासपुर के एएसपी ओपी शर्मा को एएसपी बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है। उधर जांजगीर चांपा जिले की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने 4 थाना प्रभारियों और 4 उप निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसी तरह दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने भी 3 निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध से परेशान संचालकों ने आज प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। धमतरी में प्रदर्शनकारियों ने रैली की शक्ल में कलेक्टोरेट कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और गणेश उत्सव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति देने की मांग की। वहीं बेमेतरा जिले में कलेक्टोरेट के सामने डीजे साउंड सिस्टम वालों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अधिकारियों की समझाइश और उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के आश्वासन देने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। उधर राजनांदगांव में भी साउंड सिस्टम और टेंट हाउस संचालकों ने आज फिर प्रदर्शन किया। 3 दिन पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से साउंड सिस्टम, डीजे और टेंट को लगाने की छूट देने की मांग की थी। इधर बिलासपुर, मुंगेली और कवर्धा सहित अन्य जिलों में भी डीजे, साउंड सिस्टम और डेकोरेशन संचालकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट जलप्रपात के आसपास के क्षेत्रों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में आज कलेक्टर रजत बंसल ने अधिकारियों की बैठक लेकर इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ पर्यटन क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम लामड़ा गुड़ा और तीर्था सहित अन्य गांवों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर एसएल आदिले के खिलाफ रायपुर के महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिले के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती स्थित उप पंजीयक कार्यालय में 50 लाख रूपये का गबन करने के आरोप में एक भृत्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 अन्य आरोपी फरार हैं। जांजगीर चांपा जिले में जन्म मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। बिलासपुर जिले में कोटा थाना अंतर्गत
अंतर्गत ग्राम चढ़ापारा में मनरेगा योजना के तहत बनी एक डबरी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बालोद जिले में डौंडी-लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बुरामी में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले में सरायपाली पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। महासमुंद साइबर सेल और सरायपाली थाने की संयुक्त टीम ने झिलमिला के पास जुआ खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 3,65,000 रुपए जब्त किए हैं। और बालोद जिले में पुलिस ने महाराष्ट्र की गाड़ी से लगभग 2 दर्जन मवेशियों को ले जाते 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंचा। राज्य सरकार ने आज 18 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए और डीजे और साउंड सिस्टम वालों ने गणेश उत्सव सहित अन्य सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में किया प्रदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।